आगे बढ़ाते हैं हमारे पिछले टॉपिक को, जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हमको पता चला था कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमको, जो हमें छोटे छोटे चेंजेस बता सके किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी और हमने देखा कि अगर उसको हम उस बेसिक फॉर्मूले से जा रहे थे कि हम एक वेरिएबल में चेंज करके दूसरे वेरिएबल में चेंज करके देखते थे, उनको माइनस करते थे, तो हमको एक चेंज मिल जाता था। उसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। वो बहुत वास्ट है और आपने देखा होगा कि जो हमने क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन तक हम पहुंचे थे, जब उसको सोल्व करने लगे थे तो वहीं पर बहुत दिक्कत हो गई थी। उसको क्वाड्रेटिक को खोलना, फिर माइनस करना, किसी को इग्नोर करना, किसी को नहीं, तो वह दिक्कत होनी बढ़नी शुरू हो गई थी। अब सोचो अगर उससे बड़ी इक्वेशन आती, क्यूबिक हो जाती या और बड़ी पावर हो जाती, तो फिर आप उसको कैसे सोल्व करते। तो उसके लिए हमारी हेल्प की मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने उन सब एक्सपेरिमेंट, उन सब कैलकुलेशन को खुद किया और हमें उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूले बता दिए कि भाई आप इसको इस तरीके से कर लो। ठीक, तो वो तरीके क्या है अब उनको समझते हैं। उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई कहे कि कोई फंक्शन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की होती है। बहुत वास्ट है डिफरेंशिएशन अगर वैसे बात किया जाए तो, लेकिन अब उतना ना तो उतना टाइम है हमारे पास, और ऊपर से जो चीज़ें वो टाइम पे अपने आप सीख जाओगे धीरे धीरे, अगर मैथमेटिक्स में जो आपको मिलेगा। और अगर आप नॉन मेडिकल के बच्चे हो, फिर आप मेडिकल के बच्चे हो, फिर आपको भी जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप नॉन मेडिकल में हो तो फिर तो पूरा टॉपिक ही वो आना है, और अगर आप मेडिकल में हो फिर आपको कभी रास्ते में चीज़ आएगी भी नहीं। तो इसलिए जो ज़रूरी है उतना ही बस अभी सीख रहे हैं। तो ये किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की होती है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन को किसी इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर पॉइंट, ये किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की होती है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन को आप किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए हम किसी इक्वेशन की ही डेरिवेटिव ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, आपको डायरेक्ट यही लगाना है। अगर हमको कोई कहे कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n एक हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि, और सवाल ये आया हमसे, मतलब इसमें ये चीज़ किस काम कर रही है, ऑपरेटर। जैसे आपको बताया था, किसी ने आपसे ये कहा और आपने ये कर दिया, आपने ऐड कर दिया, इसमें ये क्या था, सिंबल था, पहचान था, जो बताया था क्या करना है। ठीक उसी तरीके से d/dx एक ऑपरेटर है जो ये बताता है कि y के साथ आपको क्या करना है। क्लियर। और इसने कहा कि डिफरेंशिएशन ले देनी है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स ने कहा अगर ऐसा करना है तो फिर सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है कि जो उसकी पावर है उसको नीचे उतारो और पावर को एक कम कर दो, यही होगी डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको उस फॉर्मूले से भी सोल्व करोगे तो भी यही आएगी। क्लियर पॉइंट। ये उसने कहा पहला फॉर्मूला जो हमको सीखना है। उसके बाद एक और फॉर्मूला, अगर बाई चांस ये इसके साथ कोई कांस्टेंट भी हो, x के साथ, जो हमारा वेरिएबल, देखो वेरिएबल की पहचान किससे है, ऑपरेटर से है। जिस पर ऑपरेट करना है वो तो वेरिएबल है ही, और जिसके हिसाब से ऑपरेट करना है दूसरा वेरिएबल वो है। उसके अलावा इस इक्वेशन में हम कांस्टेंट मानेंगे अगर वो कोई स्टेटमेंट में कहीं अलग से कोई वैल्यू नहीं बताई गई है कि इसमें और वेरिएबल भी हैं, तो फिर वो बताई जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो फिर हम उसे कांस्टेंट ही मानेंगे, अगर डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो। क्लियर पॉइंट। तो अभी हमारे पास ये एक फंक्शन था और इसमें किसी ने कहा हमसे कि ये करो, तो अब इसने कहा कि भाई इसमें वेरिएबल या तो y है या x है, a वेरिएबल नहीं है और n भी वेरिएबल नहीं है, वो दोनों कांस्टेंट अगर हो तो उसके लिए फॉर्मूला है कि आप उसको इकट्ठे चलाओ। दो तरीके देखो, एक तो इसका, एक तो आप इसे ब्रैकेट को खोल भी सकते थे। इसको करने के दो तरीके हैं, आप इस चीज़ को a की पावर n x की पावर n लिख सकते थे, और हम जो डिफरेंशिएशन होती है वो किसी कॉन्स्टेंट को कुछ नहीं कहती अगर वो किसी वेरिएबल के साथ हो तो। डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट को कुछ नहीं कहती अगर वो किसी वेरिएबल के साथ हो तो। अगर अकेला फिर बात अलग है, किसी वेरिएबल के साथ होगा तो एज इट इज ऑपरेटर से बाहर आ जाता है, जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है। तो अगर मैं इसकी डिफरेंस करूंगा तो कैसे बनेगा, a की पावर n तो बाहर आ जाएगा और इसकी डिफरेंशिएशन होगी n की पावर उतारी और पावर क्या कर दी, एक कम कर दी। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग जाता है थोड़ा ओपन करके भी। लेकिन मैंने एक और फॉर्मूला इसको सिखाया है फंक्शन बताने के लिए, आपको मैं दूसरा तरीका लिया है। मैंने इस पूरे को एक साथ फंक्शन भी मान सकते हो आप, मतलब बाहर ना भी निकलता हो बाई चांस, यहाँ तो निकल रहा है, कहीं केस में क्या पता हो वो फैक्टर बाहर ना भी निकलता हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले पूरे फंक्शन को एक बार वेरिएबल मान करके उस पूरे फंक्शन की पावर उतार देते हैं। ठीक, इसको पूरा a इंटू एक्स एक फंक्शन माना गया, इसकी पूरे की पावर उतार दी n आगे और पावर एक कम कर दी, n-1 कर दिया, और ये एज इट इज रहा। उसके बाद फिर जिसको आपने एक यूनिट माना था उसका डिफरेंशिएशन फिर अलग से होता है और वो उससे मल्टीप्लाई होता है। पॉइंट समझ में आया। अगर कोई फंक्शन हो उसमें हमारे वेरिएबल के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं तो फिर उसको हम क्या मान लेते हैं, एक पहले तो इकट्ठा एक यूनिट ले लेते हैं, उसको
पावर को कम कर देते हैं, फिर उस यूनिट का अलग से डेरिवेटिव करते हैं और उसको साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हमने a इंटू एक्स को एक यूनिट माना था, अब इसका डेरिवेटिव हुआ तो a इंटू एक्स में से a तो बाहर आ गया क्योंकि डेरिवेटिव इसको कांस्टेंट को तो कुछ कहता नहीं, वो तो बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव कितना बनेगा 1, क्योंकि उसकी पावर 1 थी, 1 की पावर को आगे उतारा तो 1 आ गया और 1 माइनस 1 ऊपर क्या हो गया 0, तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 0 बन गया। x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो कितनी वैल्यू बन गई, एक ही खाली बच गया हमारा, यानी ये बच गया। ठीक, इसे कट के ये बच गया, थोड़ा ओपन किया तो ये आ गया। और देखो अगर आप इसको फिर से थोड़ा और एडजस्ट करते हो एल्जेब्रिकली तो आपको पता चलेगा ये चीज़ फिर से वही आ गई जो हमारा उसको बाहर निकाल के आ रहा था। तो ये दो अलग अलग तरीके से मैंने इसका डेरिवेटिव करके दिखाया है। आपको दोनों मेथड सीखने हैं। पहला मेथड है कांस्टेंट को वो कुछ नहीं कहता, बाहर छोड़ देगा, जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव कर देगा, या फिर आप उसे फंक्शन की तरह भी चला सकते हो, उसको भी सोल्व कर सकते हो। ठीक, अच्छा एक और जो मैंने उठाया वो है कि अगर खाली कांस्टेंट हो फिर क्या होगा। अगर खाली कांस्टेंट हो, देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में हमारा भगवान होता है वो 1 होता है। ठीक, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ क्या होता है, भगवान। तो सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो बेचारा फिर भी ये अकेला नहीं है, इसके साथ कौन है, मैथमेटिक्स का भगवान है, यानी कि 1 है। होता ना सबके साथ 1 तो होता ही है। इस 1 को हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, जैसे भगवान को हम अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं, जब जो दिल करता था उनसे वो मांग लेते हैं, तो इसको भी हम अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। एक्स को क्या लिख देते हैं, 1 को क्या लिखते हैं हम, एक्स की पावर 0 लिख देते हैं। 1 है, जो दिल करे उसे वो लिख सकते हो, जिस रूप में देखोगे उस रूप में नजर आ जाएगा। 1 था, आप उसे x की रूप में देख सकते हो, x की पावर 0 लिख दो। अब क्या करना है, पावर को नीचे उतारो और पावर को एक कम कर दो, तो 0 इंटू समथिंग क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। इसीलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक, ये चीज़ आपको रट जाएगी बाद में, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ये तरीका याद रखना कि क्यों ऐसा 0 हुआ है। ये शायद बुक्स में ना मिले आपको कि क्यों 0 है, पर ये चीज़ मिलेगी कि 0 होता है। ठीक, समझ में आया। और एक दो फॉर्मूले और हैं, ये भी डायरेक्ट लिखे गए हैं। अगर कोई कहे कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स है और फिर आपको उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो तो वो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक ऐसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन, साइन का माइनस कोस। अगर आप देखोगे अपनी किताब में तो 50 फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे डेरिवेटिव की, लेकिन आपको देखने नहीं है। ठीक, अगर आप मुझसे सुन रहे हो, जैसे मैं आपको पहले भी कहा था, या तो सुन ही किसी और को लो, जिसको आप सुन रहे हो उससे पढ़ते रहो, उसका हिसाब से करते रहो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझसे सुन रहे हो तो मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखो, अगर आप अभी जाओगे उन फॉर्मूला का रट्टा लगाओगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिक्कत कर जाएंगी। इतना रट्टा लगा नहीं सकती, याद चीज़ें रहेंगी नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनका वेस्ट है आपके लिए वो। जब जो रास्ते में आएगा तब उसको सीखेंगे। ये मैंने यहाँ भी 2 चीज़ तो मैंने एक्स्ट्रा बता दी है, साइन कॉस तो मैं बता दूँ तो आपको ये भी नहीं, अगर आप मुझसे फिजिकल क्लास में पढ़ते तो मैं ये भी ना बताता आपको, क्योंकि वहाँ पर इंटरेक्शन साथ साथ होते थे, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी थोड़ी बतानी पड़ गई है 2, लेकिन फिर भी याद रखना आपको बाकी जा कर के मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर खोलना ही नहीं है। जो मैंने बोल दिया सुन लो, सुनने के बाद आपको करने क्वेश्चन अपने काइनेमेटिक्स के ही हैं, उसी पर चलते रहना है। कितना भी वास्ट हो डिफरेंशिएशन, कोई कुछ भी कहे आपको इसमें ये फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था, भूल जाओ, कोई काम नहीं आएगा आपके अभी। ठीक, चीज़ को पहले सीखने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको समय पर सही सीखा जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो हम उसे समय पर सही सीखेंगे, जो फॉर्मूले हमारे काम आएंगे तब। अभी उसको सबको फालतू दिमाग में भर लोगे, वो खाली वेस्ट हो जाएगा, दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक, जियो के नेटवर्क की तरह जैसा आजकल हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, पहला डिफरेंशिएशन का ये वाला पार्ट था। ये चीज़ बस इतनी आपको याद रखनी है, उसके अलावा भूल जाओ। ये कहाँ से आया, जैसा कल आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया था उसी से निकलता है, आगे जाकर के हम शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे मैंने एक करके दिखाऊंगा आपको। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन लिया था, उसमें हमने मैंने फॉर्मूला बोला था कि dy बाई डी एम डी एक्स किया था हमने। तो मैं अगर ये करूँगा तो मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है, ऑपरेटर लगाना है मुझे एम एक्स प्लस सी पर। तो अब एक्स के हिसाब से सिर्फ कौन वेरिएबल है इसमें, एक्स। तो इसमें से m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से यही निकाला था। तो ये उस फॉर्मूले को यूज़ करके भी आ रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया है। आपने जो बाकी पार्ट जो मैंने कहे थे अगर आपने किए होंगे उस वीडियो में, तो आप उनको सबको इस फॉर्मूले से करके देखना, आपके वापस मैच हो जाएंगे। अगर मैच हो रहे हैं तो आप इनको लगाना सीख गए हो, बस बाकी सब भूल जाओ। अब हमारे चैप्टर पर आते हैं, फिजिक्स पर वापस लौट के आते हैं। मैथमेटिक्स उसी के टाइम पे सीखेंगे, अभी सिर्फ फिजिक्स सीखते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन उठाया है एक और, क्योंकि हमने शुरू किया था कहाँ से, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टार्ट किया था, तो उसी पर अब हम आते हैं। तो किसी ने कहा हमको क्वेश्चन में कि एक बॉडी है, उसकी जो पोजीशन है x, वो टाइम के साथ ऐसे रिलेट होती है, यानी 2 + 5t + 7t²। ये रिलेशन दिया गया है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें x डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी x डिस्प्लेसमेंट है और t क्या हमारा
टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है और t हमारा टाइम है। ठीक, तो इसमें अब हमको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज, क्योंकि इसकी एक्शन शायद कांस्टेंट आ रही है, क्वेश्चन में बोला उन्होंने कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट होगी, तो कोई भी टाइम पे बता दो, इसलिए टाइम नहीं बोला उसने। यू बोला, यू का मतलब क्या हुआ, इनिशियल, इनिशियल कब होती है, t इज इक्वल टू 0 पे होती है, t इज इक्वल टू 0 पे पूछी, t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी पूछी, ए पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछी एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो भी पूछी गई। तो अच्छा देखो, अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या था, हमसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, उनसे सॉल्यूशन पे आते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, यानी किसी लोकल टाइम पे पूछ रहे हैं, पार्टिकल टाइम पे पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ क्या बन गई, इंस्टेंटेनियस बन गई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव तो कर ही लिया था, क्या था वो, dx बाई dt, यानी इसका डेरिवेटिव हमको इंस्टेंट वेलोसिटी देगा, ये हुआ ना, इसका डेरिवेटिव क्या देगा हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो अब इसको करते हैं, मैंने इसको लिख दिया x को यहाँ पर, डेरिवेटिव लिया, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। 5t का डेरिवेटिव, 5 बाहर आ गया और t की एक पावर उतारी, पावर एक कम कर दी। ऐसी 7 का डेरिवेटिव, 7 बाहर आ गया, उसे कुछ नहीं कहा उसने, क्योंकि वो कांस्टेंट था, पावर को उतारा और पावर को एक कम कर दिया। ठीक, तो ये हमने वही फॉर्मूला बैक पहले वाला यूज़ किया। आप देखना, आपके जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनका तो नीट तक भी इससे ज़्यादा हाई लेवल का फॉर्मूला यूज़ होगा नहीं। और अगर फिर इस अकेले की बात करूं तो नॉन मेडिकल में भी शायद एक आधी फॉर्मूला ऐसा हो जो आपको अलग से याद करना पड़ जाए, वो सारे आपके कॉमन यूज़ में आ ही जाएंगे, बाद तक आप याद हो ही जाएंगे वो चीज़ें। तो ज़्यादा डिटेल में आपको अभी रटने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में करना पड़ेगा, देखो तो मजबूरी है, तब तो कर ही लेना। सोल्व किया तो फंक्शन आ गया 5 + 14t, मतलब ये वेलोसिटी को टाइम से रिलेट कर रहा है। अब जो जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम यहाँ भर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। आपसे पूछा गया u, तो t को 0 पुट कर दो, तो कितना मिल गया 5, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया t इक्वल टू 4 पे बताओ कितनी होगी, t को 4 रखो तो कितना मिल गया, 61 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 14 4 से 56 + 5 कितना हो गया, 61 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या मिला, इससे हमको वेलोसिटी मिल गई। अब अगला सवाल है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उन्होंने वैसे कुछ कहा तो हम एवरेज बोल सकते हैं उसको, v2 - v1/t2 - t1। अब इसमें से अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालूं, जैसे मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक उसी फॉर्मूले से अगर आप चलोगे तो ये dv/dt आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वेलोसिटी जस्ट अगली ले लोगे, थोड़ा पास में, t भी थोड़ा पास में ले लोगे, तो क्या बन जाएगा, dv/dt। तो ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और देखो फिर से, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होता है, यानी डेरिवेटिव आप 61 का या 5 का नहीं लोगे, वो किसी पार्टिकुलर टाइम पे है, आपको पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि जो इससे ऊपर बना था स्टेप, उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, ये नहीं बनेगा। क्लियर, तो हमने इसको रखा यहाँ पे वापस, इसका फिर से डेरिवेटिव लिया, और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और 14t में से 14 बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव 1 बन गया, कितना बना, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन भी हमको मिल गई। अब अगला सवाल क्या था कि डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ये तो आप समझदार, आपने 10th क्लास में कर रखा है। डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो टाइम की वैल्यू को, वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा, तो वो वैल्यू 202 मीटर पर आ रही है। तो हमको ये सारी बातें मिल गई। समझ में आया क्या यूज़ है इंस्टेंटेनियस का और क्या यूज़ है डिफरेंशिएशन का हमारे इस चैप्टर में। तो ये पहला हिस्सा था। ठीक इसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन में सिखा दूंगा जब उसकी जरूरत आएगी, उससे पहले मैथमेटिकल टूल से पंगे मत लो। आपको सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा, समझ में आएगा चीज़ें क्या है, क्यों उसको कर रहे हैं, तो मैं क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊँगा। तो अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो आपको एक बात बताई थी कि हमारे 3 हिस्से होते हैं काइनेमैटिक्स के, स्ट्रेट लाइन मोशन के। पहला हिस्सा क्या था, एक्सेलरेशन हो ही ना, जो क्या जहाँ वहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ होते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 8th क्लास का फॉर्मूला वो कहाँ पे था, जब ए ना ही हो। दूसरा फॉर्मूला क्या था, जब ए हो और वो कांस्टेंट हो, जब ए हो और वो कांस्टेंट हो, उस टाइम पे यूज होता है हमारी वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो 9th क्लास में हमने सीखी थी। और ये तीसरा हिस्सा है, जब ए वेरिएबल हो, अगर ए कांस्टेंट ना हो, वो वेरिएबल हो, तो फिर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होती, फिर ये 3 यूज होती हैं। ये 3 जो इक्वेशन है ये डिफरेंशिएशन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब इनका नाम भी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। और अगर आपको याद हो कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अपने आप से उस चीज को अपने अंदर समेट लेती थी जहां पे ए का ना होना, यानी 8th क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अपने आप से इंक्लूडेड था 9th क्लास में। कैसे, आप इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, फॉर्मूला वही बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको याद हो सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती थी ना। अगर मैं इसमें a को 0 पुट कर देता हूँ, यानी एक्सेलरेशन ना हो, तो डिस्टेंस
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ए है नहीं, बॉडी मुड़ सकती नहीं, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता था। तो वो अपने आप से उन चीज़ों को इंक्लूड करके चलता है, 9th वाला कॉन्सेप्ट अपने आप से 8th इंक्लूड करके चलता है, और ये 10th 11th वाला कॉन्सेप्ट अपने अंदर 9th और 8th दोनों को समेट के चलता है, यानी दोनों अपने आप सोल्व हो जाएंगे। 8 के 7 तक का जो भी था वो दोनों अपने आप सोल्व हो जाएंगे, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो। ये मोर जनरल है, आपको इनको अप्लाई करना सीखना है, जो मैंने अभी करके भी दिखाई हैं। अगर आप इनको अप्लाई करना सीखते हो तो आपके वो 9th वाला पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा। मतलब इसको आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में लगा सकते हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वाले एक्सेलरेशन वाले मोशन में आप वो इक्वेशन नहीं लगा सकते। समझे क्या है? दोबारा बता देता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला dx/dt डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है, और एक्सेलरेशन में फॉर्मूला dv/dt, दोनों डिराइव ही हुए हैं। एक और फॉर्मूला इससे डिराइव होता है, वो क्या था? dv/dt तो एक्सेलरेशन होती ही है। अगर मैं इसको dx/dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बनेगा? dx/dt अलग आ जाएगा, और ये इसको क्या कहा हमने? dx/dt को वेलोसिटी बोला है, तो ये v dv/dx बन जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगर इनको उनके हिसाब से बताऊं तो आपको अगर उसमें याद हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v = u + at, वो क्या करती थी? वो वेलोसिटी को टाइम से रिलेट करती थी, ये भी वही कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी को टाइम से रिलेट कर रही है। सेकेंड इक्वेशन, सॉरी ये है वो, ये इक्वेशन उसके कंपैरेटिवली सेम है। मतलब ये क्या करती है? वेलोसिटी को टाइम से रिलेट करती है विद एक्सेलरेशन। वहाँ भी यही था, वेलोसिटी को टाइम से रिलेट किया गया विद एक्सेलरेशन। लास्ट इक्वेशन क्या थी? ये रही वो, v वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन, लास्ट इक्वेशन यही था ना, v² - u² 2as। तो ये उसके कंपैरिजन में है, उसके कंपैरेटिव मतलब उसके एनालॉगस है, और ये है डिस्प्लेसमेंट का टाइम से रिलेशन, ये वो उस वाले से है। तो ये तीनों इक्वेशन है, उन्हीं तीनों के जैसी हैं, बस ये डिफरेंशिएशन में यूज़ होती हैं। तो क्लियर, ये आज का टॉपिक था। अब इस पे कुछ क्वेश्चन मैं और आपको सेंड करता हूँ, आप कर लेना। तो ठीक, आज इतना ही।